चैप्टर्स 509, 510, 511, 512। चैप्टर स्टार्ट। चैप्टर 509। एक इशारा। दोनों सेनाएं युंग के लिए तैयार खड़ी थी। हे ट्राइब पैन पिंग को चैलेंज के लिए भेजने ही वाली थी, लेकिन डांग फैंग यूलियांग ने पहले हाई टांग मियाओमिंग को भेजे दिया। टांग मियाओमिंग टैंग ट्राइब की खास तौर पर ट्रेन की गई एक फीमेल गू मास्टर थी, जो एंस्लेवमेंट पाथ में माहिर थी और रैंक 4 मिडिल स्टेज पर थी। यूज लोमड़ियां पसंद थी और अनपढ़ उसका कंट्रोल कमाल का था, लेकिन हिस्ट्री में उसके नाम कोई बड़ी अचीवमेंट नहीं थी। लेकिन डोंग फैंग यूलियांग ने यूज खास तौर पर सीधा वुल्फ किंग को चैलेंज करने के लिए भेजा था, तो साफ था कि उसके पास फैंग युआन के खिलाफ एक खास प्लान था और टांग मियाओमिंग इस प्लान का एक हिस्सा थी। विजडम पाथ के गू मास्टर्स ऐसे ही होते हैं, प्लान के अंदर प्लान बनाते हैं। जो लोग उनसे लड़ते हैं उन्हें शुरुआत में कुछ पता नहीं चलता, लेकिन जब तक उन्हें एहसास होता है तब तक वो बहुत गहराई में डूब चुके होते हैं। टैंग मियाओमिंग के खुलेआम चैलेंज ने सबका ध्यान फैंग युआन की तरफ खींच लिया। फैंग युआन बड़े आराम से शराब पी रहा था। उसने धीरे से वाइन कप नीचे रखा और फिर ही लूलैन की तरफ देखा। अलायंस लीडर, तो क्या मैं चैलेंज कबूल कर लूं? हे लूलैन जोरदार हंसी हंसा, इस बात से खुश कि फैंग युआन ने जंग से पहले उससे पूछा, इन एक्सपर्ट्स को भी तो भाई शन यिन की ताकत का नजारा देखने दो, इनकी उठ खुली की खुली रह जाएंगी। फैंग युआन धीरे से उठा और एक गू वर्म का इस्तेमाल करके अपनी आवाज बाहर तक पहुंचाई। छोटी बच्ची, मुझे चैलेंज करने की तेरी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी, पर तू मेरा मुकाबला नहीं कर सकती। और वैसे भी देर हो रही है। फॉर्मेशन के सामने टैंग मियाओमिंग ने अपनी मुट्ठियां भींची हुई थी, जो पसीने से भीग रही थी। फैंग युआन के शब्दों से उसका खूबसूरत बदन कांप उठा और उसके दिमाग में तेजी से ख्याल दौड़ने लगे। वुल्फ किंग ने जवाब दिया, वो सच में बहुत घमंडी है, बिल्कुल जैसा अलायंस लीडर डोंग फैंग ने सोचा था। अब मुझे उनके प्लान के मुताबिक उससे बातों में फंसकर फोर्स करना चाहिए कि वो सिर्फ 100 जानवरों के ग्रुप के साथ मेरे उतने ही बड़े लोमड़ियों के ग्रुप से लड़ा। लेकिन उसकी आखिरी लाइन का क्या मतलब था? मैं टेंट में बैठा डोंग फैंग यूलियांग पूरी सिचुएशन पर नजर रखे हुए था। टैंग मियाओमिंग एक ऐसी एंस्लेवमेंट पाथ एक्सपर्ट थी जिसे उसने कुछ ही समय पहले गलती से डिस्कवर किया था। जब डांग फैंग यूलियांग को डिटेल्स पता चली तो यूज पता चला कि टैंग मियाओमिंग छोटे पैमाने पर लोमड़ी ग्रुप्स के साथ लड़ने में बहुत अच्छी थी। इस मामले में उसका स्किल काफी गहरा था और उसके पास जो सपोर्टिंग गू वॉर्म्स का सेट था, उसके साथ वो एक एंस्लेवमेंट पाथ मास्टर को भी टक्कर दे सकती थी। डोंग फैंग यूलियांग ने तुरंत सोचा कि टैंग मियाओमिंग का इस्तेमाल करके वुल्फ किंग चांग शन यिन के खिलाफ एक खुली साजिश रची जाए। वुल्फ किंग का दबदबा लोगों के दिलों में गहराई तक बैठा हुआ था। अगर उस सबकी नजरों के सामने हरा दिया जाता तो ये उनके मराल को जरूर बहुत ऊंचा उठा देता। और इससे भी परफेक्ट बात यह थी कि वुल्फ किंग चांग शन यिन बहुत घमंडी था। टैंग मियाओमिंग उसकी जूनियर थी और एक लड़की थी। जब तक वो खुद को नीचा दिखाती, चांग शन यिन को भी सबके सामने एक जूनियर को परेशान करने में शर्म आती। चांग शन यिन, तुम सच में उतने ही घमंडी हो जितना अफवाहों में सुना है। ही, बस एक बार तुम लड़ने के लिए बाहर आ जाओ, टैंग मियाओमिंग तुम्हें एक जबरदस्त सरप्राइज देगी। डोंग फैंग यूलियांग अंडर एक्साइटेड था, लेकिन उसके मन में एक शक भी था। देर हो रही है? वो किस बारे में बात कर रहा है? सिर्फ डांग फैंग यूलियांग हाई नहीं, बाकी लोगों के मन में भी शक था। लेकिन फैंग युआन की अगली लाइन ने तुरंत उनके शक को दूर कर दिया। देर हो रही है, जल्दी से बैटल शुरू करो। मुझे इसके बाद अपना लंच भी करना है। चलो, जो भी मुझे चैलेंज करना चाहते हैं, सब के सब बाहर आ जाओ। अपनी बात खत्म करने के बाद वो खड़ा हुआ और फिर में टेंट से हाई उसने अपना हाथ हिला दिया। आयु 5 लाख भेड़ियों ने एक साथ गुर्राते हुए आवाज निकाली। उनकी धमकेदार आवाज आसमान में गूंज उठी। उनका जोश इतना शानदार था कि हवा भी एक पाल के लिए रुक गई और सभी एक्सपर्ट्स हैरान रह गए। भाई शन यिन, ये आप क्या? हे लूलैन का हाथ फिसल गया और उसके कप की कीमती शराब उसके कपड़ों पर गिर गई। कहीं ऐसा तो नहीं, वुल्फ किंग सोच रहा है। डोंग फैंग यूलियांग की एरी की पुतलियां सिकुड़ गईं, उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसके बाद 5 लाख भेड़ियों का झुंड एक शानदार लहर की तरह आगे बढ़ा और सामने वाली सेना पर टूट पड़ा। हे भगवान! भेड़ियों की लहर, ये तो भेड़ियों की लहर है। चांग शन यिन, वो सीधा हमला कर रहा है, उसने अपने सारे भेड़िए भेजे दिए हैं। डोंग फैंग अलायंस की सेना में अफरा तफरी मच गई। भेड़ियों के झुंड के इस विशाल जोश ने उन्हें हिलाकर रख दिया। बहुत से लोग डर के मारे चीखने लगे और अनगिनत डिफेंसिव गू वॉर्म्स एक्टिवेट हो गए। एक पाल के लिए डोंग फैंग अलायंस सेना के बीच हर रंग के अनगिनत लाइट बैरियर्स चमक उठे।
कुछ ने सिर्फ एक आदमी को बचाया जबकि कुछ ने जमीन के एक बड़े हिस्से को। कुछ ने कवच का रूप ले लिया तो कुछ ने जमीन को उभार कर मिट्टी की दीवारें बना दी। टैंग मियाओ मिंग का चेहरा कागज की तरह सफेद हो गया था। वो दोनों सेनाओं के बीच में खड़ी थी और भेड़ियों के झुंड के आगे बढ़ने के साथ वो सबसे पहले उनके रास्ते में आने वाली थी। भेड़ियों की इस अनंत लहर का सामना करते हुए उस लगा जैसे वो एक विशाल समुंदर में एक छोटी सी लकड़ी की नाव है जो एक भयानक लहर से निकलने वाली है। कमीने, यह वुल्फ किंग तो कोई रूल हाई फॉलो नहीं कर रहा है। मैं आगे आकर उससे चैलेंज करने आई थी और सिर्फ 1000 जानवरों का ग्रुप लाई थी। टैंग मियाओ मिंग हैरान और साथ ही बहुत गुस्से में थी। आमतौर पर जंग शुरू होने से पहले सेनाओं के बीच एक्सपर्ट्स की लड़ाई होती थी। यह नॉर्दर्न प्लेन्स की एक पुरानी प्रथा थी। गू मास्टर एक्सपर्ट्स के बीच की लड़ाई में न सिर्फ जीतने वाले पक्ष का मराल बहुत बढ़ जाता था, बल्कि वो दूसरे पक्ष की ताकत को भी समझ सकते थे और बाद में ज्यादा तैयार रहते थे। साथ ही यह एक्सपर्ट चैलेंज दोस्ती भी बना सकता था। जब लड़ाई खत्म हो जाती तो हारने वाले पक्ष के गू मास्टर्स के पास सरेंडर करने पर एक रास्ता होता था। एक्सपर्ट्स के बीच चैलेंज। जिस पाल फैंग युआन ने अपना हाथ उठाया उसने अपने सारे भेड़ियों के ग्रुप्स का इस्तेमाल किया और सीधे एक्सपर्ट चैलेंज के राउंड को हाई खत्म कर दिया। वुल्फ किंग, तुझे रूल्स पता भी हैं या नहीं? एक पाल के लिए दोनों तरफ के अनगिनत लोगों ने अपने मन में चिल्लाते हुए ये सवाल किया। दोनों सेनाएं ज्यादा दूर नहीं थी। भेड़ियों का झुंड तेजी से आगे बढ़ा और जल्द ही इस दूरी को पार करके डानफैंग सेना के साथ एक घमसान लड़ाई शुरू कर दी। अटैक करो, सुस्ती मत दिखाओ, भेड़ियों के झुंड ने हमला कर दिया है। मारो, इन कमीने भेड़ियों को काट डालो। भाइयों, एक साथ आगे बढ़ो, एक दूसरे के साथ मिलकर लड़ो। डोंगफैंग सेना में शोर शराबा शुरू हो गया। हर तरह की रंग बिरंगी रोशनियां, लुढ़कते पत्थर, सुनहरी रोशनी, लकड़ी के कांटे, पानी की भाप, हवा के चक्कू और ऐसी ही चीजें भेड़ियों के झुंड पर बरसने लगी, जिससे फैंग युआन के भेड़ियों के झुंड में तुरंत भारी नुकसान हुआ। हे ट्राइब की सेना अभी भी अपनी जगह पर खड़ी थी, दूसरी तरफ की इस भयानक लड़ाई को हैरानी से देख रही थी। भाई शान येन, हे लू लैन ने अपनी ऊँट फैला कर फैंग युआन की तरफ देखा। फैंग युआन मोटू ही पर मुस्कुराया। डोंग फैंग यू लियांग एक रैंक 5 विजडम पाथ गू मास्टर है। जब उसने एक्सपर्ट चैलेंज शुरू किया तो उसने जरूर बहुत सारी इंटेल इकट्ठी की होगी जो उस अनुमान लगाने में मदद करेगी। और ये तो टैलेंटेड अलायंस लीडर द जिन्होंने मुझे सीधा मूव करने के लिए कहा। हे लू लैन की एडो और भी ज्यादा फैल गई। उसने फैंग युआन को मूव करने का आदेश दिया था, लेकिन इतना बड़ा मूव करने का नहीं। साफ था, फैंग युआन ने जानबूझकर उसके मतलब को तोड़ मरोड़ दिया था, लेकिन वो इस नाजुक मोड़ पर फैंग युआन से बहस नहीं कर सकता था। चलो, पूरी सेना आगे बढ़ो, हमला करो, हमला करो। हे लू लैन ने अपना गुस्सा पी लिया और सामने की तरफ मुड़कर जोश से अपना हाथ हिलाते हुए अपना आदेश दिया। अलायंस लीडर का हुक्म है, पूरी सेना आगे बढ़ो। अलायंस लीडर का हुक्म है, पूरी सेना आगे बढ़ो। हुक्म ऊपर से नीचे तक पहुंचाया गया। बड़ी सेना धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। लाखों सैनिक भेड़ियों के झुंड के पीछे पीछे दूसरी तरफ बढ़ने लगे। टैंग मियाओ मिंग अपने लोमड़ी ग्रुप को कंट्रोल कर रही थी, बार बार फॉर्मेशन बदल कर खुद को मजबूती से बचा रही थी। वो इस इंसान के लायक थी जिसे डांग फैंग यू लियांग ने चुना था। भेड़ियों की इस लहर के हमले के नीचे सिर्फ 1000 जानवरों के ग्रुप के साथ वो लगातार फॉर्मेशन बदलकर हमले का सामना करती रही। उसका लोमड़ी ग्रुप उसके चारों तरफ इकट्ठा हो गया, एक गोल फॉर्मेशन बनाकर। फॉर्मेशन एक चक्की या चट्टान की तरह एक नेचुरल फ्लो के साथ लगातार घूम रहा था। आने वाले भेड़ियों का झुंड एक लहर की तरह था, लहर दर लहर हमला कर रहा था, लेकिन वो लोमड़ी ग्रुप के गोल फॉर्मेशन को तोड़ नहीं पा रहा था। लेकिन टैंग मियाओ मिंग के चेहरे पर जरा सी भी खुशी नहीं थी। वो तो अपने मन में पागलों की तरह चिल्ला रही थी, ये कमीना वुल्फ किंग बिल्कुल पागल है। डैम इट, मैं अभी तो शायद आधी रह सकती हूं, लेकिन इसके साथ मैं एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकती। कोई मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। अचानक टैंग मियाओ मिंग का शरीर अकड़ गया। उसका रंग बिल्कुल सफेद हो गया, उसकी आंखों में डर और निराशा दिख रही थी। उसके सामने हे ट्राइब की सेना धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी थी, तेजी से अपनी रफ्तार बढ़ाते हुए। भेड़ियों के झुंड के कवर में वो जमीन हिला देने वाला असर और हिंसा की ताकत दिखा रहे थे। टैंग मियाओ मिंग एक पल के लिए होश खो बैठी और लोमड़ी ग्रुप का गोल फॉर्मेशन तुरंत टूट गया। डूसर वाला गेंडा धमाकेदार आवाजों के साथ दौड़ता हुआ आया। जैसे हाई ही लू लैन ने ऊपर से देखा, टैंग मियाओ मिंग की खूबसूरती पर उसका दिल हल्का सा मचल गया। कौन इस औरत को मेरे लिए पकड़ेगा? उसने अभी बोला ही था कि पन पिंग तेजी से आगे बढ़ा।
पैन पिंग ने कुछ छलांगे मारी और तेजी से टैंग मियाओ मिंग की तरफ झपटा। कुछ ही पलों में उसने आसानी से टैंग मियाओ मिंग को पकड़ लिया। हे लुलैन ने इस सीन पर संतुष्टि से सर हिलाया, फिर अपनी नजर सामने की तरफ घुमाई। डांग फैंग के बच्चे। उसने एक कमीनी मुस्कान दी। उसकी ऊँग में बदले की आग जल रही थी। थोड़ी देर बाद दोनों सेनाओं ने आधिकारिक तौर पर लड़ाई शुरू कर दी। एक बड़ी अफरा तफरी भरी लड़ाई शुरू हो चुकी थी। फैंग युआन के एक मूव से यह महान लड़ाई जो अभी शुरू ही हुई थी अपने चरम पर पहुंच चुकी थी। चैप्टर 510 महायुद्ध जानवर। सामने आते रात के भेड़ियों को देखकर टैंग फैंग गुस्से से चिल्लाया और अपनी प्राइमेवल एसेंस को फायर पैलेट गू में डाल दिया। वुश! एक मुट्ठी के साइज का आग का गोला एक तेज हवा के साथ आगे बढ़ा। ये नारंगी रंग का आग का गोला रात के भेड़िए से टकराया। रात का भेड़िया दर्द से चिल्लाया और जमीन पर लुढ़कने लगा, लेकिन उसका पूरा शरीर आग से जलने लगा और जल्द ही मर गया। मारो! टैंग फैंग जोर जोर से सांस ले रहा था और आगे बढ़ने ही वाला था कि यूज एक टांग ट्राइब के एल्डर ने रोक लिया। तीसरे यंग मास्टर, आगे मत बढ़िए, ट्राइब लीडर ने आपको तुरंत वापस आने का आदेश दिया है। लेकिन बड़ी बहन को पकड़ लिया गया है। टैंग फैंग ने इंद्री फैला कर देखा, वो वापस नहीं जाना चाहता था। उसकी बड़ी बहन टैंग मियाओ मिंग थी। तीसरे यंग मास्टर, इस तरह आगे बढ़ने का मतलब सिर्फ मौत है। एल्डर ने जल्दी से उस समझाया। खमिन! टैंग फैंग ने दांत पीसे और अपनी मुठियां भींच ली, अपनी लाचारी महसूस करते हुए। वो टैंग ट्राइब का जीनियस था और वो सिर्फ 22 साल का था, लेकिन रैंक 3 तक पहुंच चुका था। फिर भी ये रैंक 3 बैटल स्ट्रेंथ जो पहले सिचुएशन को कंट्रोल कर सकती थी, अब इस महायुद्ध में इतनी मामूली लग रही थी। रैंक 3 बैटल स्ट्रेंथ जो आमतौर पर मुश्किल से दिखती थी, इस युद्ध भूमि पर सब मौजूद थे। रैंक 3 गू मास्टर्स मिड लेवल स्ट्रेंथ बैन कर रह गए थे। उनके ऊपर रैंक 4 गू मास्टर एक्सपर्ट्स थी और उनसे भी ऊपर रैंक 5 एक्सपर्ट्स थे। बड़ी बहन, मेरा इंतजार करना, मैं तुम्हें जरूर बचाऊंगा। टैंग फैंग शांत हुआ और अपने मन में कसम खाई जब वो पीछे हट रहा था। HMPH, जब चाहो तब चले जाओगे? अपनी जान यहीं छोड़कर जाओ। ठीक उसी समय वैंग ट्राइब का एक रैंक 3 गू मास्टर उसकी तरफ दौड़ा। ये वैंग जियांग है। तीसरे यंग मास्टर, जल्दी निकलिए, मैं यूज रोकता हूं। टैंग ट्राइब के एल्डर ने तुरंत दुश्मन को पहचान लिया। वैंग जियांग की मंगेतर लुओ यूफंग को टैंग ट्राइब ने छीन लिया था, इसलिए उसके मन में उनके लिए गहरी नफरत थी। और अब इस बड़ी लड़ाई में वो बदले का ये मौका नेचुरली जाने नहीं देगा। ऐसी सिचुएशंस कम नहीं थी। इस दुनिया में लोगों के मन में एहसान, रंजिशें और नफरतें होती हैं। ए फ्लैट, जिनके मन में रंजिशें थी वो अपनी रंजिशें निकाल सकते थे और जिनके मन में नफरत थी वो अपनी नफरत का बदला ले सकते थे। चैप्टर 510 महायुद्ध कॉन्टेड टैंग ट्राइब। अस दिन की बेइज्जती का बदला आज मैं दुगना करके लौटाऊंगा। वैंग जियांग के चेहरे पर एक कमीना एक्सप्रेशन था जब वो गहराई से चिल्लाया। उसका पूरा शरीर एक काले भालू की तरह फूल गया और वो जोर से टैंग फैंग की तरफ टूट पड़ा। टैंग फैंग वैंग जियांग के इस जोशीले हमले से चौंक गया और गुस्सा हो गया और उसके मन में अपनी जान पर खेलकर लड़ने का इरादा जागा। पैलेट फायर गू। उसने अपनी दाहिनी हथेली आगे की और एक नारंगी आग वैंग जियांग की तरफ छूट गई। आग ने हवा में एक आग बनाया, तेजी से वैंग जियांग के चेहरे के पास पहुंचते हुए। वैंग जियांग को आग के टकराने से पहले ही उसकी जलन महसूस हुई, लेकिन वो बस गंदी हंसी हंसा और बिना बचने का कोई इरादा दिखाए उसने अपना मुंह खोल दिया। गटक! उसने वो आग का गोला निगल लिया। ये रैंक 4 स्वॉलो फायर गू है। टैंग फैंग चूक गया। स्वॉलो फायर गू एक ऑफेंसिव गू नहीं था, बल्कि एक स्टोरेज गू था। लेकिन गू का इस्तेमाल हमेशा एक गू मास्टर की समझदारी पर निर्भर करता था। कौन कहता है कि स्टोरेज गू को लड़ाई के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता? टैंग ट्राइब हमेशा फायर पाथ गू वॉर्म्स को अहमियत देती थी। वैंग जियांग ने एक बड़ी कीमत चुकाकर एक रैंक 4 स्वॉलो फायर गू खरीदा था, ताकि वो भविष्य में कभी टांग ट्राइब के खिलाफ इसका इस्तेमाल कर सके। वैंग जियांग, हम तुम्हारी मदद करेंगे। उसी समय दो गू मास्टर्स दौड़कर आए, दोनों रैंक 3 कल्टिवेशन के थे। टैंग फैंग और टांग ट्राइब के एल्डर का चेहरा पीला पड़ गया। स्वॉलो फायर गू उन्हें पहले ही रोक सकता था, अब दूसरी तरफ 3 लोग जिससे उन्हें एक बड़ा एडवांटेज मिल गया था। तीसरे यंग मास्टर, जल्दी निकलो, मैं इन्हें रोकता हूं। टैंग ट्राइब के एल्डर ने नाजुक सिचुएशन को देखा और टांग फैंग को बचने का मौका देने के लिए लड़ने खड़ा हो गया। टैंग फैंग कोई घमंडी आदमी नहीं था, उसने दांत पीसे और मुड़कर चला गया। एल्डर, डटे रहिए, मैं जल्दी हाई रिइंफोर्समेंट्स के साथ वापस आऊंगा। पीछा करो।
वैंग जियांग और दूसरे डू लॉग नेचुरली टांग फैंग को सुरक्षित भागने नहीं देना चाहते थे, लेकिन कौन सोच सकता था कि पीछे रह गया टांग ट्राइब का एल्डर एक डिफेंसिव गू मास्टर था और उसके पास एक रैंक 3 रेयर गू स्लो स्टेप्स भी था। जैसा इस गू के नाम से पता चलता है, ये कुछ समय के लिए गू मास्टर्स की स्पीड को धीमा कर सकता था। वैंग जियांग और दूसरे दो लोग धीमे हो गए और उन्हें टांग फैंग को छोड़ना पड़ा। फिर गुस्से से भरे पेट के साथ उन्होंने टांग ट्राइब के एल्डर पर हमला कर दिया। टांग ट्राइब का एल्डर स्लो स्टेप्स गू होने के बावजूद उनकी संख्या का सामना नहीं कर सका। पहले यूज वैंग जियांग के मौके से चोट लगी, फिर उसकी बांह हवा के चक्कू से कट गई। आखिर में एक बर्फ के गोले ने उसे एक बर्फ की मूर्ति में बदल दिया और उस मार डाला। एल्डर टांग फैंग ने आंसू भरी लाल आंखों से देखा। जब वो रिइंफोर्समेंट्स के साथ वापस आया तो वो सिर्फ उस एल्डर की लाश हाई उठा सका। नफरत की आग उसके दिल में भड़क रही थी, लेकिन उस अपने दुश्मन नहीं मिल रहे थे। युद्ध भूमि में अफरा तफरी मची हुई थी। बड़ी संख्या में भेड़िए आगे बढ़ रहे थे और तबाही मचा रहे थे। उनके अलावा वहां लोमड़ी ग्रुप्स, जंगली केकड़े, चमगादड़ और दूसरे जानवर भी थे। धातु, लकड़ी, पानी, आग, मिट्टी, हवा, बिजली, रोशनी, अंधेरा, हर तरह के हमले आसमान में चमक रहे थे और जमीन पर गिर रहे थे। पत्थर टूट रहे थे, आग भड़क रही थी, बर्फ फैल रही थी, बिजली आंखों को चौंधिया रही थी। गू मास्टर्स चिल्ला रहे थे। कुछ हमला कर रहे थे तो कुछ पीछे हट रहे थे, कुछ रिइंफोर्समेंट्स के लिए दौड़ रहे थे तो कुछ बचाव कर रहे थे। लाखों लोगों के बीच एक बड़ी अफरा तफरी भरी लड़ाई हजारों मील के दायरे को भरने के लिए काफी थी। गिर अचानक एक विशाल नीली लहर आसमान को ढक लेने वाले जोश के साथ एक दुष्ट सेल के ड्रैगन की तरह नीचे आई। बड़ी संख्या में भेड़िए और गू मास्टर्स विशाल लहर में बह गए। युद्ध भूमि का यह हिस्सा तुरंत साफ हो गया। इस साफ घास के मैदान में कई बड़े गड्ढे बन गए। एक गू मास्टर गर्व से इस युद्ध भूमि के केंद्र में खड़ा था और पागलों की तरह हंस रहा था। यह वाटर डेमन हाउ जी ल्यू है। टांग फैंग की एड़ी की पुतलियां सिकुड़ गईं जब उसने इस आदमी को पहचाना। पीछे हटो, ये आदमी एक रैंक 4 अपर स्टेज एक्सपर्ट है, ये एक राक्षस है। कई बचे हुए रैंक 3 गू मास्टर्स ने समझदारी से पीछे हटने का फैसला किया। वाटर डेमन की तेज नजर युद्धभूमि पर घूमी और टांग फैंग की तरफ जा अटकी जहां सबसे ज्यादा लोग थे। यह रैंक 3 गू मास्टर्स वाटर डेमन के लिए चलते फिरते बैटल मेरिट्स थे, जो युद्ध के बाद एक शानदार इनाम का प्रतिनिधित्व करते थे। वाटर डेमन ने अपनी लाल जीभ से अपने सूखे होठों को चाटा। एक खून की प्यासी मारकाट की भावना उसके चेहरे पर भर गई। अपनी बदकिस्मती समझो कि तुम मुझसे टकरा गए। वाटर डेमन जोर से हंसा और उसने अपनी दोनों हथेलियों को जोर से आगे धकेला। रैंक 4 वाटरफॉल गू बूम। एक पाल में एक विशाल धारा उबली और एक भारी जोश के साथ टांग फैंग और उसके ग्रुप की तरफ बढ़ी। ऐसे शानदार हमले का सामना करते हुए टांग फैंग को लगा जैसे वो एक अकेला आदमी एक सुनामी का सामना कर रहा है। उस लगा जैसे वो अकेला एक बड़ी आपदा का सामना कर रहा है। तीसरे यंग मास्टर, हम इसे रोकेंगे, आप जल्दी पीछे हटिए। कई एल्डर्स जो टांग फैंग के साथ थे, उन्होंने दांत पीसे और टांग फैंग के सामने खड़े हो गए। उन्होंने अपनी ताकत मिलाई और आखिरकार इस झरने को रोकने में कामयाब रहे। जाओ, एल्डर्स के बार बार कहने से टांग फैंग का दम घुटने लगा। रुको, मैं पिताजी को बुलाकर लाता हूं तुम्हें बचाने के लिए। उसने दांत पीसे और आखिरकार जाने का फैसला किया। गा गा गा। वाटर डेमन पागलों की तरह हंसा और कई टांग ट्राइब के एल्डर्स के साथ लड़ाई में शामिल हो गया। उसका हमला आगे बढ़ा, उसकी पानी की शक्तियां भारी जोश के साथ आगे बढ़ीं जब उसने अपनी ताकत से एल्डर्स को दबा दिया। और भले हाई टांग ट्राइब के एल्डर्स के पास कई लोग वो कमजोर पद रहे थे और उनके लिए वाटर डेमन को रोकना मुश्किल हो रहा था। कई मूव्स के बाद एक एल्डर ने वाटर डेमन के हाथों अपनी जान गंवा दी। दर्जन भर मूव्स के बाद सिर्फ एक एल्डर बचा था, बाकी सब मर चुके थे। वाटर डेमन कमीनी हंसी हंसा और आखिरी मूव करने ही वाला था कि अचानक एक ठंडी मारकाट की भावना उस पर झपटी। उसके लड़ाई के अनुभव ने हाउ जी ल्यू को खतरे के लिए एक इंट्यूटिव एहसास दिया था। उसने बिना देखे ही तुरंत पीछे हट गया, अपने हाथ में आए बैटल कॉन्ट्रीब्यूशन को बिना किसी हिचकिचाहट के छोड़ दिया। वुश! एक हल्की फटने की आवाज गूंजी और ठीक उसके पीछे हटने के पाल में एक 4 पट्टी वाला हवा का चक्कू हवा को चीरता हुआ उसके पास से गुजर गया। हवा का चक्कू घूमता रहा, युद्ध भूमि में एक लंबा आर्क बनाता हुआ। जो कुछ भी उसके रास्ते में आया, चाहे वो इंसान हो या जानवर, सब कट गए, खून उड़ा और अंग बिखरे। हल्की हरी हवा का चक्कू हवा में एक लंबा आर्क बनाकर अपने मालिक के पास वापस लौट गया। ये तुम हो? विंड डेमन तन वूफंग।
वाटर डेमन के चेहरे से कमीनी मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई और उसकी आंख में एक गंभीर लुक आ गया। टैन वू फंग और उस हवा और पानी के राक्षस कहा जाता था, दोनों के पास रैंक 4 अपर स्टेज की कल्टिवेशन थी। पहले वाटर डेमन ने नॉर्दर्न प्लेन्स के पूर्वी इलाकों में आतंक मचाया था, जबकि विंड डेमन ने पश्चिमी इलाकों में तबाही मचाई थी। उनकी शोहरत एक दूसरे से टकराती थी। लेकिन बाद में डोंगफैंग यूलियांग ने विंड डेमन को काबू में करने के लिए 3 बचने की स्कीम बनाई। टैन वू फंग डोंगफैंग यूलियांग का अधीनस्थ बन गया और डांगफैंग ट्राइब के साथ हो गया। वाटर डेमन, तुम्हारी हंसी कान में बहुत चुभती है। लॉर्ड ने मुझे तुम्हारी जिंदगी खत्म करने का आदेश दिया है। विंड डेमन टैन वू फंग हरे कपड़ों में था, हवा में मंडरा रहा था, वापस आए हवा के चक्कू को पकड़े हुए। हवा के चक्कू की रास्ते में खपत से सिर्फ 3 पत्तियां बची थी, लेकिन विंड डेमन के फिर से प्राइमेवल एसेंस डालने से वो धीरे धीरे पहले जैसे 4 पट्टी वाले हवा के चक्कू में बदलने लगा। आमतौर पर हवा के चक्कू एक बार भेजे दिए जाने पर वापस नहीं बुलाए जा सकते थे। विंड डेमन हवा के चक्कू से किसी खिलौने की तरह खेल रहा था। साफ था कि उसके पास हवा को कंट्रोल करने का अनोखा स्किल था। HMPH, लगता है इन सालों में तुम्हारे मालिक ने तुम्हें काफी अच्छी तरह सिखाया है। अपने आसपास कुछ भी अहम नहीं समझ रहे हो। वाटर डेमन कमीनी हंसी हंसा, विंड डेमन को एक बाज की तरह घूर रहा था। विंड डेमन का एक्सप्रेशन अचानक उदास हो गया। उसने अपनी हथेली झटकी और 4 पट्टी वाला हवा का चक्कू फेंक दिया और उसी समय वो भी वाटर डेमन की तरफ बढ़ा। आ जाओ। वाटर डेमन आराम में था, उसके पैरों के नीचे से एक बड़ी लहर उठी। वो लहर पर खड़ा हुआ और विंड डेमन की तरफ बढ़ा। बूम! एक बड़ा धमाका गूंजा, हवा जोर से चिल्लाई और पानी की लहर ऊंची उठी। रैंक 4 लेवल के एक्सपर्ट्स की एक घमसान लड़ाई शुरू हो गई। आसपास के गू मास्टर्स जल्दी से पीछे हट गए और जल्द ही हवा और पानी के राक्षसों की लड़ाई के लिए एक खास युद्ध भूमि बन गई। जैसे जैसे समय बीतता गया, न सिर्फ ये दोनों बल्कि दूसरे रैंक 4 गू मास्टर एक्सपर्ट्स ने भी अपने प्रतिद्वंद्वी ढूंढ लिए। दर्जनों बैटल रिंग्स एक के बाद एक अफरा तफरी भरी युद्ध भूमि में उभार आए। यह बैटल रिंग्स एक जगह पर स्थिर नहीं थे, बल्कि एक्सपर्ट्स के बीच लड़ाई के साथ साथ चलते रहे। ऊपर के लेवल की ताकतों की लड़ाई के साथ पूरी युद्ध भूमि साफ होने लगी। सबसे पहले रैंक 4 एक्सपर्ट्स की लड़ाई के लिए बड़े बैटल रिंग्स थे। इन बड़े बैटल रिंग्स के चारों तरफ छोटे छोटे बैटल रिंग्स थे, जहां रैंक 3 गू मास्टर्स लड़ रहे थे और उसके परे रैंक 2 और रैंक 1 गू मास्टर्स के ग्रुप्स के बीच लड़ाइयां हो रही थी। फैंग युआन ने इस मौके का फायदा उठाकर अपने भेड़ियों के ग्रुप को इकट्ठा किया। दोनों सेनाएं एक दूसरे के आमने सामने आ गईं। एक ऐसी स्थिति बन गई जहां कोई आगे नहीं बढ़ पा रहा था। आमतौर पर जो पक्ष इस संतुलन को तोड़ता, उस पहल मिलती जो धीरे धीरे एडवांटेज में बदल जाती। जब उनका दबदबा काफी हद तक बढ़ जाता, तो वो जीत की लहर में बदल जाता। हे लूलैन और डोंगफैंग यूलियांग दोनों यह जानते थे, इसलिए उनकी नजर अपनी एलीट ट्रूप पर जा अटकी। यह एलीट ट्रूप्स जो या तो 300-400 सैनिकों से बनी थी या 500-600, उन्हें एक साथ अपने गू वर्म को डिप्लॉय करने और एक पाल में एक जबरदस्त हमला करने के लिए सख्त ट्रेनिंग मिली थी। वो युद्ध भूमि में तबाही मचाने वाले हथियार उनके कमांडर के ट्रम्प कार्ड्स थे। हर ट्राइब के पास एलीट ट्रूप्स बनाने की काबिलियत नहीं थी। हे लूलन के पक्ष में 5 डिविजन्स एलीट ट्रूप्स थी, जबकि डांगफैंग यूलियांग के पास 6 थी। डोंगफैंग यूलियांग ने पहले 100 ब्लॉसम्स एलीट ट्रूप को डिप्लॉय किया। ये हुआ ट्राइब की एलीट ट्रूप थी जो हमला करने और बचाव में काफी कमजोर थी, लेकिन हीलिंग में माहिर थी। इस एलीट ट्रूप के डिवीजन के बाहर आने के साथ उन्होंने तुरंत बड़ी संख्या में घायलों को ठीक किया और सिचुएशन को स्थिर किया। डांगफैंग पक्ष के बेस लेवल गू मास्टर्स को एक बड़ी सहायता प्रदान की। हे लूलैन ने में टेंट से इस दृश्य को देखा और नाक सिकोड़ते हुए ब्लू बटरफ्लाई एलीट ट्रूप को 100 ब्लॉसम्स एलीट ट्रूप पर हमला करने का आदेश दिया। ब्लू बटरफ्लाई एलीट ट्रूप, जिसमें 500 सैनिक उन्होंने रैंक 4 गू मास्टर्स के बैटल रिंग्स को चकमा दिया और आसानी से युद्ध भूमि को चीरता हुआ 100 ब्लॉसम्स एलीट ट्रूप की तरफ बढ़ा। जब ऐसा लग रहा था कि वो कामयाब होने वाले हैं, तभी 3 एलीट ट्रूप्स ने पूर्व, दक्षिण और पश्चिम से अलग अलग हमला किया, ब्लू बटरफ्लाई एलीट ट्रूप को घेर लिया। डोंगफैंग यूलियांग ने पहले ही इसकी प्लानिंग कर ली थी और 100 ब्लॉसम्स एलीट ट्रूप को चारे के तौर पर भेजा था, जबकि इन 3 एलीट ट्रूप्स को घाट लगाकर बैठाया था। हे लूलैन नेचुरली ब्लू बटरफ्लाई एलीट ट्रूप का नाश नहीं देखना चाहता था। उसने तुरंत दूसरे एलीट ट्रूप डिविजन्स को रीइंफोर्समेंट्स के तौर पर भेजा। दोनों पक्षों की हर एलीट ट्रूप तेजी से एक साथ आई और घेराव की कई लाइनें बनाई। सिचुएशन एक बार फिर से डेडलॉक में चली गई। लॉर्ड ट्राइब लीडर, मुझे आगे जाने दीजिए और उन्हें कुचल दीजिए।
डोंगफैंग शे और ज्यादा सब्र नहीं कर पाया और उसने लड़ाई में भेजे जाने की रिक्वेस्ट की। डोंगफैंग यूलियांग ने धीरे से अपना सर हिलाया और उस इजाजत नहीं दी। डोंगफैंग शी डोंगफैंग ट्राइब की फेदर एरो एलीट ट्रूप का कमांडर था और उसके पास रैंक 4 अपर स्टेज की कल्टिवेशन थी। लेकिन जब तक ही ट्राइब की ब्लैक बैनर एलीट ट्रूप नहीं हिलती, तब तक इस फ्लावर फेदर एलीट ट्रूप को बाहर नहीं भेजा जा सकता था। डोंगफैंग यूलियांग ने धीरे से अपनी नज़र युद्धभूमि पर घुमाई और डांगफैंग शी को शांत किया। एल्डर शी को बेचैन होने की जरूरत नहीं है, यह आपके स्टेज पर आने का समय नहीं है। वर्तमान स्थिति पहले से ही मेरी उम्मीदों के अंदर है। ऐसा कहकर वो शांति से मुस्कुराया और 3 एंस्लेवमेंट पाथ गू मास्टर्स की तरफ मुड़ा। ये तुम लोगों की ताकत दिखाने का समय है। यह टीम दी ए शानमिंग, वेशिन और जियांग वैनशान। चैप्टर 511 डार्क वॉटेक्स और क्लाउड वर्लपूल। डोंगफैंग यूलियांग के कहने पर ई शानमिंग, जियांग वैनशान और वानशिन ने एक दूसरे को देखा, फिर सर हिलाकर अपने गू को एक्टिवेट किया। रैंक 3 जिन हार्ट गू, आत्मा को बढ़ाने के लिए। रैंक 2 हार्ट साउंड गू, दिल की आवाज को मजबूत करने के लिए। रैंक 2 हार्मनी गू, दिल और आवाज का मेल। रैंक 3 फ्लाइंग सोल गू, आत्मा शरीर छोड़ सकती है। रैंक 3 सोल चेन गू, आत्माएं आपस में जुड़ सकती हैं। रैंक 4 सोल कॉम्बिनेशन गू, 3 आत्माएं जुड़कर एक हो सकती हैं। किलर मूव 3 हार्ट्स कॉम्बिनेशन सोल। बूम! एक बिना आवाज का धमाका हुआ जब तीनों गू मास्टर्स की आत्माएं उनके शरीर से निकलकर हवा में एक हो गईं। एक पाल के लिए डूसोली के दायरे में सभी गू मास्टर्स जिनके पास कम से कम 500 मन सोल थी, उन्हें एक मजबूत दबाव महसूस हुआ जो उनकी आत्माओं पर बोझ डाल रहा था। लेकिन जिन गू मास्टर्स के पास 500 मन सोल से कम थी, उन्हें कुछ भी महसूस नहीं हुआ। ये दबाव, ये तो 1400 मन सोल के लेवल पर है, जैसा कि 3 हार्ट्स कॉम्बिनेशन सोल से उम्मीद थी। फैंग युआन ने तुरंत रिएक्ट किया और डांगफैंग ट्राइब के नो टेंट की तरफ देखा। उसके पास पहले 1000 मन सोल थी, लेकिन सोल एक्सप्लोजन से चोटें आई थी, हालांकि वो उसके ज्यादातर असर से बचने में कामयाब रहा था। उसकी सोल की ताकत 800 मन सोल तक गिर गई थी और इन दिनों आराम करने के बाद वो 900 मन सोल के लेवल पर पहुंच गई थी। 900 मन सोल, जाहिर है, दूसरी तरफ की 1400 मन सोल का मुकाबला नहीं कर सकती थी। अफसोस, अलायंस आर्मी में बहुत सारे जासूस हैं, मैं उनसे छुटकारा नहीं पा सकता, वर्ण में डांग पहाड़ पर जाकर गट्स गू का इस्तेमाल करके आसानी से अपनी आत्मा पर लगे सारे घाव ठीक कर लेता। फैंग युआन ने अंदर ही अंदर आह भरी और भेड़ियों के ग्रुप को हरेक में लाया। बड़ी संख्या में रात के भेड़िए, पानी के भेड़िए, हवा के भेड़िए और कछुए की पीठ वाले भेड़िए एक विशाल सेना बनाकर दुश्मन की फौज की तरफ एक उबलती नदी की तरह बढ़े। वुल्फ किंग, आज हम तुम्हारी शान का अनुभव करेंगे, वैनशिन, ई शानमिंग और जियांग वैनशन ने एक साथ कहा। क्योंकि उनकी आत्माएं आपस में जुड़ गई थी, उनका हर मूवमेंट एक साथ और बिल्कुल सिंक में था। उनके कमांड पर बड़ी संख्या में स्टील पिंसेस क्रैब्स, क्रिस्टल ड्रिलिंग क्रैब्स और बिग ची क्रैब्स एक साथ आ गए और कुछ ही सांसों में एक मजबूत डिफेंसिव लाइन बना ली। भेड़ियों का झुंड इस डिफेंसिव लाइन पर जोर से टकराया, जैसे कोई बात एक बंद से टकराती है। भेड़ियों के तेज दांत और पंजे मजबूत केकड़ों के खोल से जोर से टकराए। फैंग युआन ने नाक सिकोड़ी और डूसर वाले राइनों पर खड़े होकर दूर तक देखा। उसके बेहतरीन कंट्रोल में पूरा भेड़िया ग्रुप एक के बाद एक हमले की लहरें बना रहा था। केकड़ों द्वारा बनाया गया डिफेंसिव फॉर्मेशन जल्द हाई टूटने के कागार पर था। ये तो 9 लेयर्ड वेव चार्ज है। जल्दी मुझे सपोर्ट करो, मेरा केकड़ों का ग्रुप ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगा। वैनशिन ने यह सोचा ही था कि दूसरे दो को भी ये महसूस हो गया। 3 हार्ट्स कॉम्बिनेशन सोल के असर से वो तीनों एक ही इंसान की तरह थे, कोई भी सोच तुरंत दूसरों को पता चल जाती थी। चिंता की कोई बात नहीं, मेरा मगरमच्छों का ग्रुप आ रहा है। ए शानमिंग का चेहरा शांत था जबकि उसकी ऊँग में एक जोशीली लड़ाई की भावना उभार आई। दुश्मन मशहूर वुल्फ किंग है, ऐसे अस्तित्व के साथ लड़ने का मौका मिलना, ये जिंदगी सच में बेकार नहीं गई। उसके कंट्रोल में बड़ी संख्या में 6 पैरों वाले मगरमच्छ, लावा मगरमच्छ, पत्थर के मगरमच्छ और शैडो प्लंडर मगरमच्छ जल्द हाई फ्रंटलाइन पर पहुंच गए। इन नई सेनाओं के जुड़ने के बाद जो डिफेंसिव लाइन टूटने की कागार पर थी, वो अब अटूट लगने लगी थी। चाहे केकड़े हों या मगरमच्छ, दोनों हाई डिफेंस में माहिर जानवर हैं। साथ ही 3 हार्ट्स कॉम्बिनेशन सोल के तहत वो 3 लोग एक हो गए हैं, जिससे उनके जानवर कंट्रोल करने की स्किल्स बहुत बढ़ गई हैं, सीधे मास्टर लेवल तक पहुंच गई हैं। फैंग युआन ने अपनी उंगली छोटी की, कोई नतीजा ना मिलने के कारण उसके चेहरे पर कोई चिड़चिड़ाहट नहीं थी। अचानक
उसने तेज हमले रोक दिए और समझदारी से हमले की रफ्तार धीमी कर दी। वो पूरी तरह से जानवर ग्रुप को कंट्रोल नहीं कर रहा था, बल्कि उसने अपना आधा ध्यान बैटलफील्ड को ऑब्जर्व करने में लगा रखा था। उसके दुश्मन ये 3 लोग नहीं थे, ना जियांग, ना वे, ना ई। एक अहम इंसान होने के नाते जो पूरे बैटलफील्ड पर असर डाल सकता था, यूस्पा शैडो स्वॉर्ड एक्सपर्ट बायन सीशान द्वारा एक और असैसिनेशन अटेम्प्ट होने की पूरी संभावना थी। जब से लड़ाई शुरू हुई थी, शैडो स्वॉर्ड एक्सपर्ट कहीं नजर नहीं आई थी और शायद अंधेरे में छिपकर फैंग युआन पर नजर रख रही थी, उस मारने के लिए एक अच्छे मौके की तलाश में। बस इतना था कि फैंग युआन के पास रैंक 5 गू मास्टर ही लू लैन था। शायद इसीलिए शैडो स्वॉर्ड एक्सपर्ट ने खुद को जाहिर नहीं किया था। ठीक उसी समय भेड़ियों के ग्रुप के ऊपर खून के रंग के चमगादड़ों का एक बड़ा झुंड उभरा। इन चमगादड़ों के 4 पंख थे, पंख चाकू की तरह तेज और मजबूत थे। चमगादड़ ग्रुप के हमले से भेड़ियों के ग्रुप में बड़ी संख्या में नुकसान होने लगा। मगरमच्छ और केकड़ों के ग्रुप्स ने इस मौके का फायदा उठाकर हमला किया और अपनी बैटल लाइन को 100 कदम आगे बढ़ा दिया। जैसा सोचा था, यह जियांग वैनशन के ब्लेडविंग ब्लड बैट्स का ग्रुप है। फैंग युआन की निगाह चमकी, यूज जरा भी हैरानी नहीं हुई। हे ट्राइब से मिली इंटेल के साथ उस दुश्मन गू मास्टर एक्सपर्ट्स के बारे में अच्छी खासी समझ थी। डोंग फैंग यूलियांग के पास कोई एंस्लेवमेंट पाथ मास्टर नहीं था, इसलिए फैंग युआन ने अंदाजा लगा लिया था कि डांग फैंग यूलियांग उससे निपटने के लिए 3 हार्ट्स कॉम्बिनेशन सोल का इस्तेमाल करेगा। और इस किलर मूव को इस्तेमाल करने के कैंडिडेट सबसे ज्यादा संभावना से 3 सबसे मजबूत एंस्लेवमेंट पाथ गू मास्टर्स होंगे। ए फ्लैट फैंग युआन की जांच के बाद ये 3 सच में जियांग वैनशन, वैनशिन और ए शान मिंग हाई थे। ब्लेडविंग ब्लड बैट्स का हमला बेहद हिंसक था, जिसके मैदान में आते ही बैटलफील्ड के यूएस हिस्से का रुख बदल गया। जो भेड़ियों का ग्रुप ऐप तक हावी था, वो धीरे धीरे हार रहा था, जबकि मगरमच्छ और केकड़ों के ग्रुप ने मौके का फायदा उठाकर हमला किया। मड क्रैब्स, स्मॉल ची क्रैब्स, बिग ची क्रैब्स, स्टील पिंसेस क्रैब्स, क्रिस्टल ड्रिलिंग क्रैब्स, 6 पैरों वाले मगरमच्छ, लावा मगरमच्छ, पत्थर के मगरमच्छ और शैडो प्लंडर मगरमच्छ ने एक बड़ी मिलीजुली सेना बनाई जो एक खुली हुई लोहे की मुट्ठी की तरह फैल गई, अपने रास्ते में आने वाले भेड़ियों को हराते हुए सीधे हे ट्राइब के मिड टेंट की तरफ बढ़ रही थी। लॉजिक के हिसाब से एंस्लेवमेंट पाथ गू मास्टर्स के लिए एक दूसरे के साथ सहयोग करना मुश्किल होता है। एक मिक्स्ड बीस्ट ग्रुप आमतौर पर एक दूसरे के रास्ते में आते हैं, जिससे एक और एक दो से कम हो जाते हैं। लेकिन वेई, जियांग और ई, इन तीनों ने 3 हार्ट्स कॉम्बिनेशन सोल के साथ अपनी आत्माओं को मिला लिया था और एक ही इंसान की तरह थे, जिससे एक और एक दो से ज्यादा होने का क्वालिटेटिव इफेक्ट पैदा हुआ। भाई शान येन, मिक्स्ड बीस्ट ग्रुप के मजबूत हमले का सामना करते हुए ही लू लन भी थोड़ा दबाव महसूस कर रहा था और उसका चेहरा काला पड़ गया। अगर उन्होंने इस जानवरों के ग्रुप को हमला करने दिया, तो यूज ब्लैक बैनर एलीट ट्रूप को समय से पहले इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन अगर उसने ऐसा किया, तो वो डोंग फैंग यूलियांग की फेदर एरो एलीट ट्रूप को नहीं रोक पाएंगे। जीत का पल्ला धीरे धीरे दूसरी तरफ झुक रहा था। फैंग युआन ने ही लू लैन से धीमी आवाज में कहा, दूसरी तरफ ब्लेडविंग ब्लड बैट्स का ग्रुप है जिनकी ऑफेंसिव पावर बहुत तेज है, और मेरा भेड़ियों का ग्रुप हवा में हमला नहीं कर सकता। सबसे इंपॉर्टेंट बात, दूसरी तरफ ने 3 हार्ट्स कॉम्बिनेशन सोल का इस्तेमाल करके 1000 मन सोल हासिल कर ली है और वो इस मिक्स्ड बीस्ट ग्रुप को ऐसे लीड कर रहे हैं जैसे वो एक ही इंसान हो। अगर हम इस किलर मूव को तोड़ सके, तो मिक्स्ड ग्रुप बिना लड़ाई बिखर जाएगा। हे लू लैन ने गहरी चिंता से अपनी भुएं सिकोड़ी, उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक तेजी से उभरी जब उसने एक फैसला किया। भाई शन येन, लड़ाई पर ध्यान दो, मैं इसे जल्दी ही हल करता हूं। उसने अचानक अपनी बांह फैलाई जो एक आम इंसान की जान के साइज की थी, उसकी दाहिनी हथेली ने एक पंजा बनाया जबकि उसकी हथेली ऊपर की तरफ थी। रैंक 5 और जोर से उभरा जबकि उसके अपचर में प्राइमिवल एसेंस तेजी से कम होने लगा, जो 4 अलग अलग गू में जा रहा था। डोंगफैंग ट्राइब के पास 3 हार्ट्स कॉम्बिनेशन सोल है, तो मेरे ही ट्राइब के पास डार्क वॉर्टेक्स है। हे लूलैन कमीनी हंसी हंसा, उसके दिल में एक तेज मारकाट की भावना भड़क रही थी। वुश! एक बिल्कुल काली धारा हवा में उठी और एक बार घूमकर हे लूलैन की हथेली की तरफ बहने लगी। उसके बाद दूसरी धारा, तीसरी धारा, चौथी धारा। एक पलक झपकते ही बड़ी संख्या में काली धाराएं एक के बाद एक बनीं और ही लूलन के दाहिने पंजे में जमा हो गईं। वुश वुश वुश! अनगिनत काली धाराएं उठी और एक दूसरे में मिल गईं, एक जंगली हवा पैदा करते हुए। ये उंगली के साइज की काली धाराएं एक दूसरे पर दबाव डाल रही थी और एक काली रोशनी का धब्बा बनाया। जैसे जैसे बड़ी संख्या में काली धाराएं उसमें डालती रहीं, काली रोशनी का धब्बा धीरे धीरे फूलता गया, एक मुट्ठी के साइज का काला गोला बन गया।
असकाले गोले में एक अनंत गहराई लग रही थी, जैसे रात उसमें समा गई हो। वो अपने आसपास की रोशनी को भी सोख रहा था, जिससे लोगों में एक डरावना एहसास पैदा हो रहा था। लेकिन ही लूलन के चेहरे पर इस काले गोले को देखकर बेहद उत्साह और एक पागलपन भरी मारकाट की भावना दिख रही थी। डांग फैंग के बच्चे, ये ल! हे लूलन अचानक चिल्लाया और अपनी जगह से गायब हो गया। अगले हाइपैल, वो दुश्मन के में टेंट के ऊपर प्रकट हुआ। जा और मर! हे लूलन ने एक पागलपन भरी हंसी छोड़ी और अपनी कलाई घुमाई, जैसे उसने 1000 जून का वजन उठा रखा हो। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर धीरे धीरे यूएस काले गोले को डोंगफैंग यूलियांग की तरफ धकेला। उसके मूवमेंट के साथ ही वो छोटा सा काला गोला पागलों की तरह फैलने लगा और कुछ ही सांसों में एक छोटी पहाड़ी के साइज का हो गया। वो काला विशाल गोला एक धीमी रफ्तार से नीचे दबाव डाल रहा था, लेकिन असल में बहुत तेज था। उसने सूरज की रोशनी को ढक लिया और जमीन पर एक बड़ा अंधेरा डाल दिया। विशाल गोले के टकराने से पहले ही टेंट में मौजूद सभी गू मास्टर एक्सपर्ट्स को ऐसी दहशत महसूस हुई जैसे वो किसी आपदा का सामना कर रहे हों। उन्होंने नीचे आते विशाल गोले को देखा और उन्हें इतना भारीपन महसूस हुआ जैसे उनके शरीर में शीशा भर दिया गया हो। वो पीछे हटना चाहते थे, लेकिन मुश्किल से ही हिल पा रहे थे। कमीने, यह तो है ट्राइब का किलर मूव डार्क वॉर्टेक्स है। पीछे हटो, पीछे हटो! गू मास्टर्स हैरानी से चिल्लाए। उनके मन में विरोध करने का कोई इरादा नहीं था। वे शिन और दूसरे दो के चेहरे पर निराशा थी। वो 3 हार्ट्स कॉम्बिनेशन सोल की स्थिति में थे और इस किलर मूव से छुटकारा पाने के लिए उन्हें कम से कम 2-3 मिनट लगेंगे। लेकिन डांग फैंग यूलियांग के होलों के कोने ऊपर उठ गए। उसने आसमान की तरफ देखा। काला गोला उसकी नजरों में बड़ा और बड़ा होता जा रहा था, लेकिन उसका चेहरा बिल्कुल शांत था। जैसा मैंने सोचा था, ही लूलन, मैं तुम्हारे इस मूव का कब से इंतजार कर रहा था। उसने थोड़ा सा अपना दाहिना पैर उठाया और अपने नीचे के सफेद बादल पर हल्के से दबाव डाला। वो शांत सफेद बादल पागलों की तरह उबलने लगा। बादल और कोहरा एक पलक झपकते ही उबलते पानी की तरह फूट पड़े और एक विशाल भंवर बन गया। भंवर धीरे धीरे एक बड़े खुले मुंह की तरह ऊपर उठा और यूएस काले गोले को निगल गया। ये क्या है? हे लूलन हैरान और गुस्से में था। उसी पाल यूज एहसास हुआ कि वो डोंग फैंग यूलियांग की साजिश में फंस गया है। डोंग फैंग यूलियांग ने इस जाल को बड़ी सूझबूझ से बिछाया था। ही लूलन के यूएस में आकर फंसने का इंतजार कर रहा था। मैं तुम्हें सिखाता हूं। ये वो किलर मूव है जिसे प्लान करने में मैंने अपनी जिंदगी के 3 साल लगाए हैं। क्लाउड वर्लपूल, ये खास तौर पर तुम्हारे डार्क वॉर्टेक्स से निपटने के लिए बनाया गया है। हे लूलन, तुम हार गए, बिल्कुल वैसे ही जैसे कई साल पहले हारे थे। डोंग फैंग यूलियांग ने अपनी जीत का ऐलान किया। कमीने, हे लूलन ने दांत पीसे। उसके माथे पर पसीना आ गया। वो पीछे हटना चाहता था, लेकिन क्लाउड वर्लपूल उसके डार्क वॉर्टेक्स को मजबूती से खींच रहा था। डोंग फैंग यूलियांग के होठों पर मुस्कान और भी गहरी हो गई जब उसने पुकारा, डोंग पोकोंग बायन सी शान। उसकी आवाज ऊंची नहीं थी, लेकिन गू वर्म के असर से सभी उस साफ सुन सकते थे। उसका आदेश सुनते ही शैडो स्वॉर्ड एक्सपर्ट, जो इतनी देर से छिपी हुई थी, एक काले साये में बदल गई और जमीन पर सायों में रेंगते हुए आगे बढ़ी। एक पलक झपकते ही वो डूसर वाले राइनों के सामने थी, और उसी समय बिजली की एक चमक हवा को चीरती हुई बैटलफील्ड को पार कर गई, तुरंत डूसर वाले राइनों के सामने पहुंच गई। बिजली बिखरी और एक बहादुर आदमी में बदल गई, जो फिर फैंग युआन पर झपटा। फ्लाइंग लाइटनिंग डोंग पोकोंग, शैडो स्वॉर्ड एक्सपर्ट बायन सी शान। एक ही पाल में ही लूलन और फैंग युआन दोनों खतरे में पड़ चुके थे। चैप्टर 512, भरोसेमंद साथी। डोंग फैंग यूलियांग अपने नाम विजडम पाथ गू मास्टर के लायक साबित हुआ। उसने ही लूलन के रिएक्शन का बिल्कुल यकीन अंदाजा लगाया था। 3 हार्ट्स कॉम्बिनेशन सोल किलर मूव तो सिर्फ एक चारा था ताकि ही लूलन हमला करने के लिए उकसाया जा सके। फिर डोंग फैंग यूलियांग आराम से अपना ट्रम्प कार्ड खोल पाया, एक किलर मूव जो खास तौर पर डार्क वॉर्टेक्स को रोकने और ही लूलन को फंसाने के लिए डिजाइन किया गया था। हे लूलन पहले में टेंट में था, लेकिन अब वो फंस चुका था। फैंग युआन के आसपास का बचाव अचानक से बहुत कम हो गया था। इस मौके का फायदा उठाते हुए शैडो स्वॉर्ड एक्सपर्ट बायन सी शान सामने आई और टेंट में घुस गई ताकि एक बार फिर फैंग युआन की हत्या कर सके। जब तक फैंग युआन मर जाता, भेड़ियों का झुंड तुरंत बिखर जाता और जीत का पल्ला पूरी तरह से डोंग फैंग अलायंस आर्मी की तरफ झुक जाता। इस सर काटने की टैक्टिक को कामयाब बनाने के लिए डोंग फैंग यूलियांग ने सिर्फ शैडो स्वॉर्ड एक्सपर्ट को हाई नहीं, बल्कि एक और भी ज्यादा ताकतवर गू मास्टर को तैयार रखा था। वो था फ्लाइंग लाइटनिंग के नाम से मशहूर डांग पोक्वांग। नॉर्दर्न प्लेन्स के कुछ गिने चुने फ्लाइंग मास्टर्स में से एक
एक लाइटनिंग पाथ गू मास्टर जिसके पास रैंक 4 अपर स्टेज कल्टिवेशन थी। उसने पहले की अफरा तफरी भरी लड़ाई में भी कोई मूव नहीं किया था, सब्र से इस पाल का इंतजार कर रहा था ताकि एक ही झटके में दुनिया को हैरान कर दे। वुल्फ किंग को बचाओ। छुपकर वार करने वाले कमीनों, ये मत सोचना कि तुम अपनी मनमानी कर पाओगे। वुल्फ किंग, जल्दी निकलो यहां से। मैं टेंट के आसपास के 6 रैंक 3 गू मास्टर्स एक के बाद एक कूद पड़े, डांग पो क्वांग और बायन सीशान को रोकने की कोशिश कर रहे थे। हटो यहां से, डांग पो क्वांग ने ठंडे से चिल्लाया। उसके चारों तरफ अचानक बिजली कड़कने लगी। जो 3 गू मास्टर्स यूज रोक रहे थे, उन पर बिजली गिरी। उनके डिफेंसिव गू वॉर्म्स तुरंत नाश हो गए, 2 तुरंत मर गए जबकि एक बुरी तरह से घायल हो गया। ही बायन सीशान हल्का सा हंसी, उसका शरीर एक साए में बदल गया और तेजी से एक जहरीले सांप की तरह उस रोकने वाले गू मास्टर्स के बीच से गुजर गई। क्या? इतनी तेजी? क्या ये शैडो स्वॉर्ड एक्सपर्ट की असली ताकत है? तीनों गू मास्टर्स हैरान रह गए। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो सिर्फ बायन सीशान की आकर्षक पीठ हाई दिखाई दी। वो पीछा करना चाहते थे, लेकिन उन्हें पता चला कि वो बिल्कुल हिल नहीं पा रहे थे। उनके हाथ और पैर एक काले साए से बंधे हुए उन्हें मजबूती से उसी जगह पर जकड़ लिया था। ऊपर और नीचे से डांग पो क्वांग और शैडो स्वॉर्ड एक्सपर्ट के इस दोहरे हमले का सामना करते हुए फैंग युआन का चेहरा पीला पड़ गया। उसकी गिरी में एक घबराहट भरा लुक दिखा जब वो घबराकर पीछे हटा और चिल्लाया, जल्दी कोई आओ, मुझे बचाओ। वुल्फ किंग, चिंता मत करो, हे जू ये आपकी रक्षा करेगा। एक शख्स फैंग युआन के पीछे खड़ा था, काले कपड़ों में, और उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वो कुछ कदम आगे चला और फैंग युआन के सामने खड़ा हो गया। मौत को दावत दे रहे हो? डांग पो क्वांग चिल्लाया। उसके शरीर पर बिजली जोर से कड़की और एक जंग के भाले में बदल गई जिसे उसने फिर हे जू यी की तरफ दे मारा। बायन सीशान ने नाक सिकोड़ी और हल्का सा अपनी कलाई झटकी, तुरंत साए वाली तलवारों की एक बौछार फेंक दी। डू एक्सपर्ट्स के इस माए जुले हमले पर ही जू यी के चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया। उसने अपनी हथेलियां अपने सीने के सामने जोड़ी और अपनी प्राइमेवल एसेंस को ट्रांसफर किया। बूम! अगले हाइपैल, उसका बचाव पूरी तरह से एक्टिवेट हो गया। 56 उड़ने वाले हड्डियों के शील्ड एक साथ उड़े और उसके सामने आ गए। एक हरा गोला उसके सर के ऊपर उड़ने लगा और 100 कदम के दायरे को रोशन कर दिया। काले लोहे जैसी धातु की रोशनी ने एक मोटा कवच बनाया जिसने उस सर से पैर तक ढक लिया। 9 भूतिया चेहरे सिसकियां भरते और रोते हुए उसके चारों तरफ घूमने लगे। उसी समय एक गहरे भौर तेल की हवा उड़ने वाले हड्डियों के शील्ड्स के बीच से बहने लगी। डांग पो क्वांग का बिजली का भाला 7 उड़ने वाले शील्ड्स को चीरता हुआ और गहरे भौर तेल की हवा में एक छेड़ बनाता हुआ काले कवच से टकरा कर रुक गया। बायन सीशान की साए वाली तलवारें शील्ड्स पर बरसी। 18 शील्ड्स को तोड़ दिया, लेकिन तेल की हवा ने उन्हें रोक लिया। साए वाली तलवारें जैसे किसी दलदल में गिर गई हों। उनका जोश खत्म हो गया और वो अब कोई खतरा नहीं रही। हे जू यी ही लू लैन का एक्सपर्ट था और ब्लैक बैनर एलीट ट्रूप के 3 कमांडर्स में से एक भी था जो डिफेंस में माहिर था। डिफेंस में माहिर हे जू यी का सामना करते हुए डांग पो क्वांग और बायन सीशान असल में कुछ देर के लिए रुक गए, उस पार नहीं कर पा रहे थे। हे जू यी को मोशी क्वांग के साथ लड़ाई में बुरी तरह हार मिली थी। इसका मतलब ये नहीं था कि वो कमजोर था, बल्कि दुश्मन बहुत ताकतवर था। इंपीरियल कोर्ट के इस संघर्ष में पूरे नॉर्दर्न प्लेन्स का एक टॉप एक्सपर्ट ए फ्लैट, फ्लाइंग लाइटनिंग और शैडो स्वॉर्ड एक्सपर्ट की मिली जुली ताकत का सामना करते हुए हे जू यी इधर उधर बचाव करता रहा। अपने पीछे खड़े फैंग युआन को दर्जन भर मूव्स तक मजबूती से बचता रहा। उसका गू सेट एक दूसरे को सपोर्ट करने वाले गू वॉर्म्स से बना था जो डिफेंस पर केंद्रित थे और बड़ी सावधानी से चुने गए थे। डांग पो क्वांग और बायन सीशान ने कई बार तोड़ने की कोशिश की, लेकिन सब बेकार रहा। इस लड़ाई के नतीजे से डूसर वाले राइनो को सख्त दर्द हुआ। विशाल गेंदा दर्द से चिल्लाया और अपने पैर पटके बिना दोस्तों या दुश्मनों का ख्याल किए बैटलफील्ड में लापरवाही से दौड़ने लगा। हे जू यी का चेहरा और गंभीर हो गया। उसकी प्राइमेवल एसेंस जोरदार लड़ाई के कारण तेजी से खत्म हो रही थी, लगभग खत्म होने को थी। जबकि दूसरी तरफ डूलॉग दी और उनकी प्राइमेवल एसेंस की खपत ही जू यी से आधी थी। हे जू यी अब एक मुश्किल चुनौती का सामना कर रहा था। पहला विकल्प था कि वो अपनी प्राइमेवल एसेंस की परवाह किए बिना मरते दम तक बचाव करता रहे और उम्मीद करे कि लू लैन या कोई और समय पर उसकी मदद के लिए आ जाए। लेकिन एब्डूसर वाले राइनो पागलों की तरह दौड़ रहा था और पहले ही बहुत दूर निकल चुका था। रिइंफोर्समेंट्स के बैटलफील्ड को पार करके समय पर पहुंचने की कितनी संभावना थी? दूसरा विकल्प था अपनी प्राइमेवल एसेंस को बचाना, लेकिन इससे उसका बचाव कमजोर पड़ जाता और दुश्मनों के पार निकलने का मौका बहुत बढ़ जाता।
अगर वो उससे आगे निकलने में कामयाब हो गए तो उसके पीछे खड़ा फैंग युआन गंभीर खतरे में पड़ जाता। मुझे क्या चुनना चाहिए? हे जुई की आंख में एक हिचकिचाहट भरी झलक आई, लेकिन जल्दी उसकी जगह दृढ़ निश्चय ने ले ली। उसने धीरे धीरे बचाव कम करना शुरू कर दिया और अब दुश्मनों के हमलों का सामना करने में उतना एक्टिव नहीं रहा। डांग पो क्वांग और बायन सी शान ने तुरंत ही जुई में आए बदलाव को महसूस किया। उन्होंने कई बार हमला किया और कुछ रिस्क लिए और लगभग कामयाब होने ही वाले थे। भले हाई वुल्फ किंग की पहचान अहम थी जो पूरी सिचुएशन से जुड़ी थी। भले हाई ही लू लैन ने हे जुई को चांग शन यिन की रक्षा के लिए नियुक्त किया था, लेकिन इस नाजुक मोड़ पर जब वो खुद खतरे में था, हे जुई अपनी जान नहीं दे सका। अगर मेरे पीछे लॉर्ड हे लू लैन होते तो मैं जरूर अपनी जान दांव पर लगाकर उन्हें बचता। लेकिन चांग शन यिन तो एक बाहरी आदमी है, हमेशा इतना घमंड दिखाता है और मुझे नीचा देखता है। मैं ऐसे इंसान के लिए अपनी जान क्यों कुर्बान करूं? अगर वुल्फ किंग मर भी गया तो भी हमारे पास ब्लैक बैनर आर्मी है और हम अभी भी दुश्मन का मुकाबला कर सकते हैं। हाँ, मुझे खुद को बचाना है और ट्राइब की सेवा करते रहना है। हे जुई के विचार तेजी से खुद को सही ठहराने के लिए दौड़ने लगे और धीरे धीरे उसका ज़मीर साफ होने लगा। वो पहले फैंग युआन की रक्षा कर रहा था, लेकिन अब सिर्फ अपना ख्याल रख रहा था, इसलिए उसकी प्राइमेवल एसेंस की खपत तुरंत धीमी हो गई। यही वक्त है ओवरलैपिंग शैडो गू। अचानक बायन सी शान ने बचाव में एक कमजोरी देखी। उसकी उंगली में एक तेज रोशनी चमकी जब उसने इस मौके को पकड़ा और यूएस गू वर्म को एक्टिवेट किया जो डोंग फैंग यूलियांग ने यूज उधार दिया था। यह ओवरलैपिंग शैडो गू एक रैंक 4 रेयर गू था जिसे मार्केट में ढूंढना बहुत मुश्किल था और इसकी कीमत कई रैंक 5 गू के बराबर थी। शुरुआत में बायन सी शान डोंग फैंग यूलियांग के साथ इस गू के लिए राजी हुई थी कि जब वो फैंग युआन की हत्या कर देगी तो ये उसका इनाम होगा। लेकिन बायन सी शान की हत्या विफल रही और उसने जो ब्रेन एक्सप्लोजन गू मारा था उसका भी फैंग युआन ने इलाज कर लिया था। अपने गर्व भरे स्वभाव के साथ वो नेचुरली इस ओवरलैपिंग शैडो गू को स्वीकार नहीं करती। लेकिन इस लड़ाई से पहले डोंग फैंग यूलियांग ने सुरक्षा के लिए ये गू यूज अपनी मर्जी से उधार दिया था। ओवरलैपिंग शैडो गू दूसरों के लिए भले ही सिर्फ एक रैंक 4 गू हो, लेकिन बायन सी शान के लिए ये उसकी लड़ाई की ताकत को तेजी से बढ़ा सकता था और उसके लिए रैंक 5 गू से भी ज्यादा कीमती था। ओवरलैपिंग शैडो गू के इस्तेमाल से बायन सी शान की कई साय वाली तलवारें एक दूसरे पर चढ़ गईं और सिर्फ एक सेकंड में उमड़ते साय वाली तलवारों में से सिर्फ एक तलवार बची। ये साय वाली तलवार पाताल जितनी काली थी और एक ठोस चीज जैसी लग रही थी। सभी साय वाली तलवारों की हमला करने की शक्ति यूएस एक में समा गई थी। बायन सी शान ने तलवार को आगे घोंप दिया। तलवार आसानी से हे जुई के बचाव को तोड़ गई जैसे चाकू पनीर को काटेता है और वुल्फ किंग की तरफ घुस गई। इतनी देर से टिकी हुई सुरक्षा आखिरकार टूट गई। डांग पो क्वांग ने इस दृश्य पर राहत की सांस ली। वो ही जुई को रोकता रहा ताकि बायन सी शान को मौका मिल सके, लेकिन ही जुई इसकी परवाह नहीं कर सकता था क्योंकि उसके मन में पहले ही पीछे हटने का इरादा था। एफ्लैट जब शैडो स्वॉर्ड एक्सपर्ट चांग शन यिन की तरफ बढ़ रही थी तो ये उसके लिए पीछे हटने का मौका था। वो ये मौका क्यों ना लेता? इसलिए वो तेजी से पीछे हटा और सीधे दूसर वाले राइनो की पीठ से कूद गया। डांग पो क्वांग ने हे जुई की भागती हुई सूरत को हैरानी से देखा। वो एक पाल के लिए हिचकिचाया, लेकिन फिर सोचा कि वुल्फ किंग को जल्दी मारना बेहतर है, इसलिए उसने ही जुई का पीछा नहीं किया। लेकिन जब उसने पीछे देखा तो उसने देखा कि बायन सी शान की साय वाली तलवार पहले ही चांग शन यिन के सीने में घुस चुकी थी। बायन सी शान ने यूज इतना गहरा घोंपा था कि सिर्फ तलवार की मूठ ही बाहर दिख रही थी। तलवार फैंग युआन के सीने को चीरती हुई उसकी पीठ से बाहर निकल आई थी। वुल्फ किंग, याद रखना, जिसने तुम्हें मारा है वो है शैडो स्वॉर्ड एक्सपर्ट बायन सी शान। बायन सी शान की ईद लाल हो गई, उत्साह उसके चेहरे पर भर गया। मशहूर वुल्फ किंग जिसका नाम पूरे नॉर्दर्न प्लेन्स में फैल गया था, उसके हाथों मारा। ये शानदार लड़ाई की उपलब्धि उसके पूरे शरीर को खुशी से कांपने पर मजबूर कर रही थी। खत्म हो गया। डांग पो क्वांग ने भी खुशी से अपनी भुएं उठाईं। वुल्फ किंग मार चुका है, मेरी सेना अभावी है और जीत हाथ में है। डोंग फैंग यूलियांग जो एक डिटेक्टिव गू से लड़ाई देख रहा था, उसने उत्साह में अपनी मुट्ठियां भींच ली। उसने अपना सर उठाया और शांति से ही लूलन पर मुस्कुराया जो क्लाउड वर्लपूल से मुकाबला कर रहा था। ही लूलन, चांग शन यिन का सर कलम कर दिया गया है। एफ्लैट, रुक जाओ और अपनी हार मान लो। मैं तुम्हें एक जनरल का पद दूंगा और इंपीरियल कोर्ट में दाखिल होने का मौका भी दूंगा। लेकिन जिस चीज ने यूज हैरान किया वो ये थी कि ही लूलैन न सिर्फ गुस्से से भड़का बल्कि उसके चेहरे पर एक कमीनी मुस्कान आ गई। डोंग फैंग यूलियांग, अपनी कुत्ते की आंख से ध्यान से देख। ठीक उसी समय
बायनसी शैन और डांगपो क्वांग की हैरान चीखें दूसर वाले राइनो की पीठ से उठी। क्या? डोंगफैंग यूलियांग को एक बहुत बुरा एहसास हुआ और उसने तुरंत अपने इन्वेस्टिगेटिव गू का इस्तेमाल करके आगे देखा। उसने देखा कि चांग शनयेन पहले ही पानी के एक गड्ढे में बदल चुका था। कई गू वॉर्म्स उड़कर बाहर निकले और पानी में सिर्फ एक वाटर इमेज गू बचा था जिसे साय वाली तलवार ने लगभग 2 टुकड़ों में काट दिया था और सिर्फ एक पतली सी चमड़ी की परत ने उसके शरीर को जोड़े रखा था। यह वाटर डेमन हाउजी ल्यू का वाटर इमेज गू था। पहले उसने हीरोज असेंबली में वाटर इमेज गू का इस्तेमाल करके सबको धोखा दिया था, उस असली शरीर बताकर, और फायर प्रोडिगल चाइमिंग को मारने में कामयाब रहा था। इस महान लड़ाई से पहले फैंग युआन ने इस तरीके को ध्यान में रखा था और ही लुलन के साथ एक प्लान बनाया था। खबर लीक होने से रोकने के लिए यह अरेंजमेंट सिर्फ उन तीनों को ही पता था। फैंग युआन का असली शरीर कभी भी टेंट में था ही नहीं, बल्कि बैटलफील्ड के एक कोने में छिपा हुआ था। वुल्फ केरगू के साथ वो बैटलफील्ड को देख रहा था और भेड़ियों के ग्रुप को लड़ने का आदेश दे रहा था। हे लुलन के साथ पहले की बातचीत भी एक दिखावा था जिसे गू वॉर्म्स की एक सीरीज का इस्तेमाल करके तैयार किया गया था। कमीने, यह तो नकली है। असली चांग शनयेन कहाँ है? बायनसी शैन और डांगपो क्वांग के चेहरे बेहद भद्दे हो गए। उन्होंने इतनी देर तक इतनी मेहनत से लड़ाई की लेकिन नतीजा ये निकला कि उन्हें उल्लू बनाया गया था। चैप्टर एंड।